So hi guys, welcome back to my YouTube channel and this is another video on LinkedIn clone using React Native. And in this video I am going to show you that how to show uploaded post on our home page. Okay. So मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ मोबाइल की। जैसे मैं यहाँ से अपने पोस्ट को अपलोड करूँगा कि जिसमें एक पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 इमेजेस को लगा सकते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ तरीका है पोस्ट को अपलोड करने का। और मैंने पोस्ट को अपलोड कर दिया तो मुझे ये होम पेज पर विजिबल होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को मैं आज सेटअप करूँगा। और इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें क्या था कि इस वाले पेज में छोटे से 2 ग्लिचेस आ रहे थे, है ना, जिसको हम बग भी कह सकते हैं। बग था वो एक तरीके का। मैं आपको दिखाता हूँ पहले है क्या क्या वो। तो पहला नंबर का ग्लिच ये था, वो स्टाइलिंग से रिलेटेड था कि मान लीजिए मैंने 8 इमेजेस या फिर से 9 इमेजेस मैंने क्लिक कर ली और इसको मैं अपलोड करता हूँ ऐसे। ठीक है, अब तो मुझे देखो कितनी शो हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और 9th नंबर की तो शो ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि और जो 7th और 8th है वो भी हाफ कट इमेज है ना। तो कुछ पार्ट इसका कट हो गया, नीचे रह गया इसका अंदर। तो ये चीज़ मुझे शो नहीं हो रही है। तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ क्योंकि मैं इससे पिछली वाली वीडियो में मैं वो बताना भूल गया था। तो देखो कैसे होगा। तो मैं चलता हूँ पहले अपने VS कोड पर और इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, इसमें दिक्कत ये थी कि जो स्क्रॉल व्यू मैंने अंदर इसके ये सब विजिबल करवाया था, जो ये आपको दिख रही है इमेजेस, ये स्क्रॉल व्यू के अंदर मैंने लगा रखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो स्क्रॉल व्यू में क्या होता है कि हमें एक हाइट देनी पड़ती है। और मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई हाइट नहीं दी, है ना। फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट और गैप 10, है ना। मैंने ऐसे दे दिया और मैंने हाइट दी नहीं यहाँ पर। तो हाइट एक पर्टिकुलर देनी पड़ती है तो सारी चीज़ें मुझे विजिबल होंगी। तो या तो मैं स्क्रॉल व्यू में हाइट दे दूं, या जो स्क्रॉल व्यू से ऊपर जो इसका पेरेंट कंटेनर है, यहाँ पर है ये वाला व्यू, है ना, ये वाला व्यू है यहाँ पर इसका पेरेंट कंटेनर। तो इसमें भी हम हाइट अपनी सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेट कर लो या फिर स्क्रॉल व्यू के अंदर सेट कर लो। तो क्या होगा ना, सारी चीजें आपको एग्जैक्ट विजिबल होंगी, है ना। हाइट देने से ये हो जाता है सिर्फ कि स्क्रॉल व्यू को पता चल जाता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के लिए स्क्रॉलिंग हम लोगों को अवेलेबल करवाना है। ठीक है, हम लोगों को नहीं, स्क्रॉल व्यू को। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली लिख दूंगा, इन लाइन स्टाइल दे दूंगा, उसका नाम होगा फ्लेक्स 1। ओके, तो ये एक तरीके की हाइट मिल गई इसको। फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है कि जितना भी रिमेनिंग स्पेस तुम्हें दिख रहा है उसको पूरे को कवर कर लो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट उसको मिल गई है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर तो ये टेक्स्ट बॉक्स है अपना और यहाँ पर अपना पोस्ट का बटन है। तो जितना उसको रिमेनिंग हाइट मिल गई, तो एक पर्टिकुलर उसको हाइट मिल गई रिमेनिंग, है ना। तो उसको अब हाइट मिल गई है, तो इसकी वजह से क्या, अपनी सारी पोस्ट में जो यहाँ पर फ्रंटेड पर फिलहाल सेव करूंगा, है ना, तो वो मुझे दिखेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने इसको किया सेव। सेव एक्चुअली मैं कर चुका था पहले। तो वापस से आते हैं और मैंने इस पर किया क्लिक। तो अब की बार मैं फिर से 9 पोस्ट को मैंने सिलेक्ट करी और देखो कि ये मुझे सारी विजिबल होगी। ओके, तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 7 8 और ये 9। ठीक है, तो ऐसे मुझे क्या सारी की सारी पोस्ट विजिबल हो रही हैं। ठीक है, तो ये ग्लिच आ रहा था इसमें कि जब भी आप स्क्रॉल व्यू को यूज करें उसमें हाइट एक जरूर दे, है ना, या फिर सीधे सीधे आप उसके पेरेंट कंटेनर में फ्लेक्स 1 लिख दें, या फिर स्क्रॉल व्यू में भी फ्लेक्स 1 लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, दूसरा ग्लिच क्या था, दूसरा ग्लिच उसको मैं बैकएंड में बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो ग्लिच बैकएंड में ही था। ओके, तो बैकएंड में क्या ग्लिच था यार, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हाँ, ये देखो, इसका मतलब ये था कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, है ना, कि अगर मैंने कोई भी इमेजेस नहीं भेजी है ना, तो यहाँ पर मुझे ये दिखा दे कि एटलीस्ट 1 इमेज इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यानी कि बिना इमेज के तो पोस्ट वो करने से रहा। तो मुझे ऐसा ये नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है कि मान लीजिए, मैं दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था कि देखो, अभी मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला बटन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो, पोस्ट एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पर क्या है कि ना इमेज है अपनी और ना ही अपना कैप्शन है, तब भी पोस्ट हो रही है। तो ये एक छोटा सा ग्लिच है यार। देखो, ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स क्या है, यहाँ पर मैं आपको कंसोल कराता हूँ। CONSOLE console डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट FILES फाइल्स। ठीक है, और मैंने इसको सेव करा दिया। तो अब यहाँ नीचे टर्मिनल पे आप देखना
कि मुझे दिखेगा। ओके, चलो तो मैंने किया पोस्ट पर क्लिक, तो देखो ये एम्प्टी एरे दिख रहा है, और एम्प्टी एरे में यार कोई फॉल्सी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वजह से ग्लिच आ रहा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा और ऐसा, कि इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एम्प्टी एरे है तो इसकी लेंथ 0 होगी, तो अगर जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है इसका लेंथ अगर 0 है तब ये शो कराओ। तो अब ये वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो तो अब मैं पोस्ट पर अगर क्लिक करता हूं तो एटलीस्ट 1 इमेज इज रिक्वायर्ड मुझे शो करा देगा। ओके, तो ये ग्लिच आ रहा था। चलो तो इसको भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अब मैं वो काम करता हूँ जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। उससे पहले मैं जो MongoDB में अभी मैंने 2 एम्प्टी पोस्ट ऐड कर दी, उसको मैं रिमूव भी कर दूँ यार। 6 पोस्ट थी मेरे पास पहले से, अब 8 हो गई हैं। तो यानी कि, और ये मैंने पता है अभी ट्राई किया था तो मैंने देखा था कि ना मेरे पास पोस्ट है, इमेजेस भी नहीं है और ना कैप्शन है, फिर भी ये सेव कर रहा था। तो डिलीट कर देते हैं यार, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे और मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। ओके, चलो तो इसको मैंने ठीक कर दिया। अब चलते हैं अपने मेन काम पे। तो देखो करना क्या होगा कि इस पेज पर मुझे पोस्ट चाहिए जो मैंने सेव कर रखी हैं, और मेरी MongoDB के पास अभी कितनी पोस्ट हैं? अभी MongoDB के पास फिलहाल 5 पोस्ट हैं, तो मुझे ये पांचों की 5 पोस्ट यहाँ पर शो करवानी है अपने इस वाले स्क्रीन पर। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग अपने होम पेज पर चलते हैं यार, जिसकी ये स्क्रीन है। वो किधर है यार? हाँ ये रहा, चलो तो इस पे काम करते हैं। और ये तो मैंने रैंडम टेक्स्ट लिख रखा था जिससे पता चले कि हम लोग कौन सी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल काम है, स्टाइलिंग दे देते हैं यार। कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल्स टू STYLE स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ऐसा। ठीक है, और ये क्या होगा कि भाई होम पेज कंटेनर, होम पेज कंटेनर, ठीक है, और ऐसा। चलो तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज भी कर लेते हैं यार। स्टाइल्स इज इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट अपना होम पेज कंटेनर। ठीक है, तो ये मैंने स्टाइलिंग की शुरुआत कर दी है। तो ठीक है, चलो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना कि एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, और वो वेरिएबल बनेगा यार रिटर्न के ऊपर, लेकिन अपने होम पेज वाले फंक्शन के अंदर। कॉन्स्ट पोस्ट, पोस्ट कॉमा सेट POSTS, ओके, इज इक्वल टू यूज STATE स्टेट, और ऐसा। और ये पोस्ट के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो मैं फिलहाल एम्प्टी एरे लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, अभी मैं एक API को कॉल करूंगा और वो जो पोस्ट मुझे रिटर्न करेगा ना, वो मैं इस वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा, सिंपल। और इसी वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर मैं शो करवाऊंगा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं यार, अपनी API को कॉल करने वाला बनाते हैं फंक्शन। तो कॉन्स्ट fetch fetch POSTS पोस्ट, ओके, इज इक्वल्स टू ऐसे। और इसको हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर चला देंगे। यूज इफेक्ट का काम क्या होता है भाई, मैंने कई बार बताया है। यूज इफेक्ट वो क्या करता है, जैसे ही हम लोग पेज को ओपन करेंगे तो अपना फंक्शन कब कब, फंक्शन नहीं, जो कुछ भी इसके अंदर हम लिखते हैं उसको कब कब यार दोबारा से रन करवाना है ना। ठीक है, और यह डिपेंडेंसी एरिया, अगर ऐसे एम्प्टी एरे आपने लिख दिया ना, तो इसका मतलब है जैसे हम इस पेज को ओपन करेंगे तो अपना इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एक बार रन करेगा, है ना। और जैसे जैसे यहाँ पर मैंने पोस्ट लिख दिया, और मैंने इसको पोस्ट को उठा के इसके अंदर लिख देता हूँ, है ना, जैसे POSTS। ठीक है, तो जब जब पोस्ट में कोई चेंजेस होगा, छोटा बड़ा कोई भी चेंजेस होगा, तब तब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, फंक्शन का नेम या वेरिएबल या फिर मैंने सेट पोस्ट लिखा होगा, तब तब ये चीज़ चेंज करेगा। ठीक है, यानी कि खाली अपना एरे है तो एक बार, और इसके अंदर कुछ लगा है, कुछ भी लिखा हुआ है,
तो वो जो लिखा हुआ है उसके चेंज होने पर तब करेगा। ओके, कुछ इस तरीके का यूज है अपने यूज इफेक्ट का। चलो, और मैं इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर देता हूं यार। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, इसको मैं यहाँ पर बाहर लिख के और यहाँ क्यों कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो वो ये है कि इसके अंदर ना अवेट और असिंक काम नहीं करेगा यूज इफेक्ट के अंदर, तो ये दिक्कत आएगी, है ना। तो असिंक यहाँ पर लगाए दे रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे ना उसमें अवेट लिखना पड़ता है, और असिंक अवेट इसके अंदर यूज इफेक्ट अंदर अपना आपका काम नहीं करेगा, तो ये एक दिक्कत दे जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी वजह से फंक्शन बाहर असिंक अवेट लगा रहे हैं और उसको सिर्फ यहाँ से कॉल कर रहे हैं, है ना। तो ये एक इसका रीजन है कि हम फंक्शन को यहाँ पर नहीं डिफाइन कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, यहाँ सीधा कॉल कर देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलेगा अपना क्या, ट्राई कैच ब्लॉक चलेगा। तो मैं कहीं से कॉपी मार देता हूँ कि पोस्ट वाले से ले लेते हैं, यहीं पर बनाया था मैंने, और इसको मैं कॉपी मारता हूँ ऐसे, सेट लोडिंग फॉल्स, है ना। ये एक पूरा का पूरा एपीआई कॉल करने का फंक्शन है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे इसमें, और मैं होम पेज पर आता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ। फेच पोस्ट, और मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अभी तो काफ़ी बड़ा फंक्शन दिखा रहा है, तो सबसे पहले यार ये देखो सेट लोडिंग वाला है ना, ये मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ। सेट लोडिंग क्या करेगा, जब तक एपीआई कॉल हो रही होगी ना, तब तक आपको एक लोडर स्पिन करता हुआ यहाँ पर दिखाएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ भाई ये एपीआई से बातचीत कर रहा है। ऐसे लगेगा कि ऐप हैंग हो गया है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। अच्छा, तो टोकन सिक्योर स्टोर, सिक्योर स्टोर मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट, या फिर मैं यहाँ से यार कॉपी मार लेता हूँ यार, है ना, लिखने में टाइम लगता है। देखो यूज एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर, और एक्सियोस की पड़ेगी, सिक्योर स्टोर की पड़ेगी, टोस्ट की पड़ेगी, इमेज पिकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। बस ये चार चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत पड़नी है, और ये स्क्रीन डायमेंशंस की यार ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसको बाद में करता हूँ। तो मैं इसको ले लेता हूँ यार ऐसे, इमेज पिकर की ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं जाकर होम पेज पर लगा देता हूँ। और मैं अभी बताता हूँ सबका क्या यूज़ है। टोस्ट क्या है, तो जो मैसेज पॉपअप होता है ना, वो टोस्ट की वजह से होता है। और सिक्योर स्टोर क्या है, जो बैकएंड हम लोगों को टोकन मिलता है ना साइन इन या फिर साइन अप करते वक्त, उसको सिक्योर वे में यहाँ पर स्टोर करके रखता है अपने फ्रंट एंड वाले एप्लीकेशन, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक्सपो सिक्योर स्टोर को डाउनलोड करते हैं, यानी कि इंस्टॉल करते हैं। वैसे ही रिएक्ट नेटिव टोस्ट मैसेज को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्सयूज को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये जो यूज एपीआई ये मैंने खुद बनाई हुई है, तो इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, इसको आपको बनाना पड़ता है। इंपोर्ट स्क्रीन डायमेंशंस, है ना। और ये स्क्रीन डायमेंशंस मैंने खुद बनाया है। स्क्रीन डायमेंशंस मैंने क्या कर रखा है कि जो आपके पास क्या मोबाइल है उसका स्क्रीन की जो हाइट विड्थ है मेरे मोबाइल की स्क्रीन की हाइट विड्थ से डिफरेंट हो सकता है, तो आप ना स्टाइलिंग ना दिक्कत में आ जाए, है ना। इसकी वजह से मैंने क्या है कि हर मोबाइल की स्क्रीन हाइट विड्थ यहाँ से निकाल ली, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसका स्टाइलिंग पेज का डिफाइन करूंगा, तो कुछ इस तरीके से काम होगा। चलो, और यूज एपीआई में मैंने क्या लगा के रखा है, यूज एपीआई में मैंने बेस यूआरएल लिया हुआ है, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं बेस यूआरएल का यूज़ कर रहा हूँ। बेस यूआरएल क्या, अपने बैकएंड का यूआरएल है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी बैकएंड का यूआरएल चेंज हो गया, और ये जो बैकएंड का यूआरएल है जहाँ जहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे वहाँ वहाँ आपको नीड पड़ेगी इसकी। तो ऐसा तो है नहीं यार हर पेज पर आप फिर बैकएंड का यूआरएल चेंज करते आएंगे। तो मैंने क्या किया, context.js में अपना बैकएंड का यूआरएल यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिया, बेस यूआरएल, और यहीं से पूरे ग्लोबली मैंने इसको एक्सपोर्ट कर रखा है। तो आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी हम बैकएंड का यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं अगर चेंजेस होते हैं, और ये अपना चेंज होता रहता है। आईपी एड्रेस, मान लीजिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन किया ना मैंने दोबारा से, तो उसका आईपी एड्रेस बदल जाता है बार बार, है ना। तो ऐसा तो नहीं हर पेज पे आप जाके आईपी एड्रेस चेंज करेंगे, तो ये दिक्कत है ना। तो मैं यहीं से बदल देता हूँ। चलो, तो मैं कहाँ था यार, होम पेज पर था। होम पेज पर वापस आते हैं, और मेरे पास फिलहाल सब कुछ है। देख देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं। सिक्योर स्टोर है, एक टोकन टोकन टोस्ट है मेरे पास, और फॉर्म डेटा की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई फॉर्म नहीं बना रहा हूँ। फॉर्म डेटा की यूज़ हम लोग तभी करते हैं नॉर्मली यार, जब हम लोग कुछ इमेज या फिर वीडियो अपने बैकएंड में सेव कराने के लिए भेजना होता है फ्रंट एंड से। ओके, तो यहाँ हम कुछ भेज नहीं रहे हैं, सिर्फ हम सिर्फ गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग गेट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, पोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, और ये भी हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, है ना।
ये कैप्शन एप्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए पोस्ट लिखा है, हम गेट लिखेंगे क्योंकि यार हमें खाली पोस्ट चाहिए, हम यहाँ पर इस बार कुछ सी थोड़ी ना करा रहे हैं, ठीक है। और इस फॉर्म की मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन तभी काम आती है जब आप इमेज और वीडियो कुछ वगैरह भेज रहे होते हैं बैकएंड में सेव कराने के लिए, ओके। तब ये लाइन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर चलता नहीं काम। और मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, मैं इसको लाइन में लिखे दे रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या है ना, देखने में साफ साफ लगता है और अपना फंक्शन बड़ा नहीं लगता है। ऐसा लगता है यार कितना बड़ा फंक्शन बन गया ये, ओके। तो ऐसे मैं कर देता हूँ यार, 2 सेकंड लगेंगे इसमें। चलो, तो इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अब देखिए पोस्ट अगर फैच हो गई तो मुझे यहाँ पर पॉपअप थोड़ा चाहिए कि भाई पोस्ट फैच हो गई। आप देखिए जैसे आप रील स्क्रॉल करते हैं तो आपको क्या बार बार दिखाता है क्या कि रील, नई रील्स उसने फैच कर लिया, आप नई रील्स को देखो, वो स्क्रॉल करता जाता आपको दिखाता जाता है नई नई रील्स, है ना। तो मुझे ये पॉपअप नहीं दिखाना है कि भाई बैकएंड से कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है। और ना ही मुझे ये सेट पोस्ट डेटा, ये क्या है, सेट पोस्ट को मैं यहाँ लिखूंगा यार। और यहाँ पर एम्प्टी एरे नहीं होगा, एम्प्टी एरे वो पहले से है। यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट पीओएसटीएस, है ना। इस पोस्ट नाम से डेटा को मैं बैकएंड से भेजूंगा फ्रंट एंड में, और वो इस वेरिएबल में सेव, ये तो फंक्शन है, इस फंक्शन वाले वेरिएबल जो उसके बगल में लिखा था यूज स्टेट पर, यहाँ पर सेव करवा देगा सारी पोस्ट। जो 5 है मेरे पास, वो पांचों के 5 अभी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, ओके। और सेट कैप्शन यार, इसकी मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कॉपी मारा है, तो इसकी वजह से मुझे पुराने वाली चीज़ें दिखा रहा है। और कंसोल, हाँ कोई एरर आती है तो यार मुझे वो पॉपअप करवाना ज़रूरी है। फाइनली आपका लोडर बंद हो जाएगा और फेच पोस्ट मैंने कॉल, ठीक है ना। तो अपना क्या है, बैकएंड की एपीआई क्रिएट हो गई है। और ये समथिंग वेंट रॉन्ग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भाई बैकएंड में कोई एपीआई क्रिएट नहीं हुई है और मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और एक गड़बड़ कि देखिए ये तो एपीआई कॉल करे दे रहा है और मेरा एपीआई वहाँ से कॉल हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास पोस्ट नहीं है ना, तो इसकी वजह से वो कुछ सेव नहीं कर रहा होगा वहाँ जाके। और मैंने वो कंटेंट पार्ट वाला भी हटा रखा है ना, तो इसकी वजह से वो वर्क ही नहीं करेगा। तो इसके पाथ को नाम क्या दे दें, इस वाली एपीआई कॉल करने के लिए पाथ की जरूरत पड़ती है, उसको नाम दे देते हैं यार। क्या कर रहे हैं हम लोग, होम पेज के लिए पोस्ट को फेच कर रहे हैं, तो होम पेज पोस्ट, है ना, ठीक है। सिंपल सा नाम है, तो इससे ये पता चलता है यार हम ये किस नाम की एपीआई कॉल कर रहे हैं, है ना। चलो, तो समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाता रहेगा जब तक हम लोग एपीआई कॉल नहीं करेंगे या जब तक एपीआई क्रिएट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग आ गए अपने बैकएंड में। और बैकएंड में क्या है यार, सबसे पहले यार पाथ डिफाइन करना पड़ेगा जिस पाथ के थ्रू अपनी एपीआई कॉल होगी। तो रूटर डॉट, हम लोगों ने गेट का इस्तेमाल किया तो गेट लिखेंगे, और ऐसा, और स्लैश लगा के हमको उस पाथ को यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, कॉमा, अब इसके आगे हम लोग अपनी एपीआई क्रिएट करके यहीं पर लिख देंगे। तो अब अपनी एपीआई क्रिएट करते हैं। और ये मैंने पहले पाथ इसलिए क्रिएट कर दिया क्योंकि मैंने जो कॉपी कर रखा था ना पाथ, वहां लाके मैंने पेस्ट कर दिया। नहीं तो पता है स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है ना। कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस लिख दिया ना तो वो पाथ कॉल नहीं होता है ना। तो केस सेंसिटिव है ये। और यूजर कंट्रोलर में मैं अपनी एपीआई डिफाइन करता हूँ। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम क्या दे देते यार, फेच, FETCH फेच होम पेज POSTS, है ना। और फेच नहीं लिखता हूँ, खाली होम पेज पोस्ट लिख देते हैं यार, है ना, ठीक है। चलो, इज इक्वल्स टू एसिंक रहेगा, जिस फंक्शन से एपीआई कॉल हो रही है वो भी एसिंक है और जो एपीआई है वो भी एसिंक है ना, इस बात को आप ध्यान रखें। चलो, और एसिंक के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रंट एंड नहीं लिखते हैं, खाली बैक एंड के लिए होता है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड। रिक्वेस्ट से हम लोग जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है ना उसको रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, और रिस्पॉन्ड से क्या है, जो बैक एंड से डेटा भेज रहे हैं या कोई मैसेज भेज रहे हैं कि पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे देखो ये रिटर्न RES रिस्पॉन्ड भेजना है, और क्या भेजना है, पोस्ट एडेड सक्सेसफुली, है ना। और जैसे कोई मैसेज भेजना है भाई एरर आ गई, तो रिस्पॉन्ड एरर 500 के लिए एरर के लिए होता है, सर्वर एरर। तो ऐसा कुछ मैसेज भेज देगा और सक्सेस रहेगा अपना फॉल्स, यहाँ के लिए सक्सेस ट्रू है। चलो, तो ट्राई कैच लगा देते, सिंपल सा ट्राई कैच ऐसा, ठीक है। और कंसोल करवा देते हैं, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, वो क्या है, हाई फ्रॉम होम पेज पोस्ट, ठीक है।
ये मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया कि अभी मैं एपीआई कॉल करूंगा ना, पता तो चले कनेक्ट हुई कि नहीं हुई। अभी ये एरर दिखा रहे हैं, फिर देखो है क्रैश कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने एपीआई को वहां पर डिलीवर नहीं किया है, मैंने हाफ एपीआई क्रिएट करके छोड़ दिया था वहाँ पे। हाँ, अपने इस पाथ में एपीआई को कॉल तो करूँ पहले। तो यहाँ से मैं एपीआई को अपने इंपोर्ट करता हूँ, उसका नाम क्या था भाई, होम पेज पोस्ट, ये रहा। और अब इसी को मैं यार यहाँ से एक बार और कॉपी कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, तो इतना सिंपल है एपीआई को कॉल करना और फ्रंट एंड में एपीआई कॉल करने वाला फंक्शन क्रिएट करना। ओके, बीच में हम लगा देंगे अपना क्या, प्रोटेक्टेड रूट यार। अभी बताता हूँ ये क्या है। ये एक तरीके का मिडल वेयर है, ये चेक करेगा, ये फंक्शन मैंने ऐसा नहीं इनबिल्ट है, ये मैंने बनाया बैठ के। अभी मैं दिखाता हूँ क्या है। ये फंक्शन चेक करेगा कि आप वैलिड यूजर हैं कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए कोई किसी अदर इंसान ने यार वो हैकर हुआ और मेरी एपीआई को एक्सेस कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है यार फिर, है ना। तो ये प्रोटेक्टेड रूट डिफाइन करेगा अगर आप वैलिड यूजर हैं, यानी कि आपने इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके टोकन जनरेट करवाया है ना, तभी आप मेरी एपीआई को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, हाँ, खाली खुद के यूज के लिए, ऐसा नहीं कि एपीआई को एक्सेस कर लिया आप दूसरे का डेटा चेंज कर रहे हैं, है ना। खुद ही का डेटा चेंज हो पाएगा आपकी एपीआई को एक्सेस करके। चलो, और प्रोटेक्टेड रूट क्या है? प्रोटेक्टेड रूट मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोकन को खाली वैलिडेट करता है ना, चेक करता है टोकन आपका एक्सपायर तो नहीं हो गया कहीं। और मैं अभी दिखाता हूँ प्रोटेक्टेड रूट यार है कहाँ। ये मिडल वेयर में था, तो मिडल वेयर में मैं प्रोटेक्टेड रूट दिखाता हूँ आपको। ये रहा, तो ये टोकन को ले लेगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन। रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि ये टोकन मैंने फ्रंट एंड से भेजा है ना, हेडर्स के अंदर ऑथोराइजेशन ऐसे कॉलन टोकन लिख के, है ना। ये टोकन को jwt.verify के थ्रू वेरीफाई करेगा। ओके, तो वेरीफाई करने के बाद मुझे वो यूजर आईडी दे देगा यार। और यूजर आईडी किसकी मिलेगी? जिसने ये एपीआई को कॉल किया है। ठीक है, चलो, और ऐसे 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 है। और देख ले, नेक्स्ट का मतलब है क्या, जो प्रोटेक्टेड रूट के बगल में जो एपीआई का नाम लिखा था ना, बस नेक्स्ट उसके लिए ये है कि नेक्स्ट वाले जो फंक्शन है ना या फिर एपीआई है उसको कॉल कर दो जाके। ओके, चलो, अगर नेक्स्ट नहीं लिखेंगे ना तो यार वो उसके बगल वाले फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। और यहाँ से मैं यूज़र आईडी भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट के फॉर्म में, और इसके थ्रू हम लोग अपने एपीआई में भी अपनी यूज़र आईडी को एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल। चलो, और अभी बताऊंगा कि यार यहाँ पर यूज़र आईडी का क्या यूज़ है। और अपना ऐप अभी क्रैश कर रहा है और मैं देखता हूँ क्यों, किस वजह से कर रहा है। आर्ग्यूमेंट हेड, मैंने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर दी होगी यार। वापस चलते, मैंने सेव नहीं किया ना यार, यूज़र रूट मैंने सेव नहीं किया है, और ना मैंने यूज़र कंट्रोलर को सेव करवाया है। तो मैंने यहाँ से ऐसे सेव करवाया और मैंने यहाँ पर ऐसा सेव किया। ठीक है, अब एरर नहीं आनी चाहिए। तो MongoDB कनेक्टेड दिखाना चाहिए लिख के। ठीक है, DB कनेक्टेड एंड सर्वर इज रनिंग एट 4000 पोर्ट। चलो, तो अपना बैकएंड भी क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई बटन दबा के तो नहीं, क्योंकि मैंने यूज इफेक्ट के थ्रू कर रखा। यूज इफेक्ट क्या करता है, जैसे आप पेज पर विजिट करते हैं ना, एक बार आपका फंक्शन रन करा देता है। जैसे मैंने फंक्शन रन कराया तो अब मेरी एपीआई भी कॉल हो गई। तो मुझे यहाँ टर्मिनल पे दिखना चाहिए जो मैसेज मैंने कंसोल कराया। तो मैं आता हूँ अपने होम पेज पर वापस, तो मुझे दिखने लगा हाई फ्रॉम होम पेज पोस्ट। ठीक है, ओके। तो जब आपको कोई बटन के द्वारा अपनी एपीआई कॉल करवानी है तो आप ऑन प्रेस के थ्रू फंक्शन का नाम लिख दें, और डायरेक्ट करवानी तो यूज इफेक्ट के अंदर अपना नाम लिख दें एपीआई का। सिंपल। चलो, ऐसा थोड़ा अच्छा लगेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, ये किसका है पता नहीं, देखते हैं देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि एपीआई के अंदर कुछ है नहीं ना यार। वो एपीआई क्रिएट कर रहा है, उसको कुछ यहाँ से मैसेज नहीं फॉरवर्ड हो रहा है फ्रंट एंड में, और वो फ्रंट एंड में मैसेज का वेट कर रहा है ना। इसकी वजह से वो कह रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि कोई मैसेज ही नहीं आया, यहाँ से मैंने भेजा नहीं ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई एरर आती है तो मैं ये शो करवा दूं यार कि भाई एरर फ्रॉम होम पेज पोस्ट। ये मैंने इसलिए कंसोल वाली लाइन, ये वाली लाइन मैंने इसलिए लिखी है, ये 218 नंबर की लाइन, और ये मैं हर एपीआई पे लिखता हूँ जिससे डेवलपमेंट के टाइम कई सारी एपीआई हो जाएंगी ना मेरे पास, तो मुझे पता चले कि यार कौन सी एपीआई से एरर आ रही है ना। और ये रिटर्न तो हम लोगों को फ्रंट एंड में भेजेगा ना, तो फ्रंट एंड में पता चले कि सर्वर की दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि नहीं। ओके, तो ये मैंने ऐसे बना दिया। अब इसके अंदर काम करते हैं। तो यार इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा मुझे छोटा सा लॉजिक लिखना है। मैंने क्या कर रखा था, दो कलेक्शन बनाए थे, ये पोस्ट डॉट जेएस। यहाँ पर क्या हो रहा था कि पोस्ट जितनी भी हैं वो सब सेव होंगी आके, है ना। और ये यूजर है, यहाँ पर जो यूजर क्रिएट होगा ना उसका ईमेल, फुल नेम वगैरह वगैरह सब यहाँ पर सेव होगा आके। ठीक है, ये स्कीमा टाइप का है। चलो, तो इस पोस्ट डॉट जेएस में डॉट फाइंड लगा देंगे तो वो मुझे सारी पोस्ट वापस कर देता है। तो मैं दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था। कॉन्स्ट पोस्ट है ना, इज इक्वल्स टू अवेट।
और क्या चीज़, पोस्ट। ये पोस्ट को मैंने इंपोर्ट कर रखा है, जो मैंने मॉडल्स में ये जो कलेक्शन क्रिएट किया है ना, ये मैंने देखिए यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं वापस आता हूँ यार नीचे। अरे यार ज़्यादा दिक्कत हो गई, कई सारे पोस्ट नाम है यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट डॉट फाइंड, ऐसा। ठीक है, ये डॉट फाइंड क्या करता है, ये क्वेरी में, ये क्वेरी है, ये मोंगोडीबी की क्वेरी है डॉट फाइंड। ये क्या करेगा, ये जाएगा कहाँ पर, अपने मोंगोडीबी में, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं पोस्ट के अंदर वो सबको निकाल के दे देगा आपको, सारे के सारे, है ना। 5 बनाए थे ना मैंने, तो पांचों के पांचों मुझे वो ऑब्जेक्ट एरे के फॉर्म में दे देगा और वो इस पोस्ट में स्टोर करा देगा। ठीक है, और मैं अभी कंसोल कराता हूँ यार कि वो क्या है, POST पोस्ट। ओके चल, तो मैं, आप नीचे देखिएगा टर्मिनल में कि जैसे ही मैं अपने होम पेज पर दोबारा लैंड करूँगा तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके का। तो ये क्या है कि मुझे पांचों के पांच अपने ऑब्जेक्ट मिल गए हैं यार, है ना। पोस्ट नाम के हैं, देखिए हर पोस्ट के बाद 4 अपनी इमेजेस लगी हुई हैं। ओके, और ये इमेजेस क्लाउडिनरी में सेव हैं, और वहाँ से URL मैंने MongoDB में सेव करवाया, क्योंकि अपना MongoDB इमेज और वीडियो नहीं सेव करता, वो खाली टेक्स्ट सेव करता है, टेक्स्ट, है ना, स्ट्रिंग के फॉर्म में, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो यानी कि पोस्ट मुझे मिल रही है। और एक खास बात बड़ा ही ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप MongoDB की क्वेरी चलाएं ना, उससे पहले अवेट लिखना बहुत ही कंपलसरी है, नहीं तो ये आपको एरर देगा। चल तो जाएगा लेकिन वो समझ नहीं आएगा आपको क्या एरर है। ठीक है, इसकी वजह से। तो अब रिटर्न कर देते हैं यार, मैं रिटर्न यहीं से कॉपी मार देता हूँ क्योंकि ये लगभग पूरा सेम रहता है हर API के लिए। तो 201 लिख देते हैं यार यहाँ पे, और यहाँ मैसेज मुझे कुछ भेजना ही नहीं है, ना मैं मैसेज फ्रंट एंड में एक्सेस कर रहा हूँ, ना मैं मैसेज यहाँ पर भेज रहा हूँ। सक्सेस ट्रू लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पोस्ट है और जो यूज स्टेट का वेरिएबल वाला पोस्ट है, वो तभी उस वेरिएबल के अंदर सेव करा है जब सक्सेस अपना ट्रू होगा। तो सक्सेस को ट्रू लिखना कंपलसरी है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पर क्या है, अपना पोस्ट भेज देते हैं, और इसी नेम से भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसी नेम से अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट पोस्ट के नाम से आपने एक्सेस किया है ना, तो उसी की वजह से। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे अपनी बन गई छोटी सी API, और इतना ही छोटा बनना था इसको। एक दो चीज़ें और अभी मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, और ये अभी समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों दे रहा है मुझे, देखते हैं। तो फ्रंट एंड में यार कंसोल कराते हैं। फ्रंट एंड में आते हैं होम पेज पर। किधर है मेरा होम पेज भाई, ऐसे चीज़ें खो जाती हैं। मिल गया, वहीं होता, दिखता नहीं है। तो मैं कंसोल कराता हूँ यार, कंसोल डॉट लॉग, और अपना पोस्ट। ठीक है, ऐसे। चलो, तो अब फ्रंट एंड का टर्मिनल में आ जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि मुझे क्या शो करता है। तो मैं वापस आया यहाँ पर। ठीक है, तो तब फैच नहीं कर पाया था, जब फैच हो गया ना तब उसने दिखाया डेटा। ठीक है, तो जैसे फैच कर लिया उसने ये दिखा दिया, और बहुत बड़ा डेटा है क्योंकि ज़रा सी जगह में उसने सब एक साथ भेज दिया है। और ये वही डेटा है सेम टू सेम जो हम लोगों ने बैकएंड के टर्मिनल में देखा था, है ना। देखो एरे का ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है 5 या 6 जितने भी हो पीछे बैकएंड में। ठीक है, तो मेरे पास डेटा आ गया है बैकएंड से, और मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि बार बार कंसोल करेगा और मुझे वो देखना नहीं है। ठीक है, चलो, तो मेरे पास पोस्ट में डेटा आ गया, तो मैं यहाँ पर अब शो करा सकता हूँ। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भी जो कंटेंट होता है, स्क्रॉलेबल कंटेंट होता है, तो अभी तक मैंने बताया कि उसके लिए मैं स्क्रॉल व्यू का यूज़ करता हूँ, लेकिन इस होम पेज के लिए मैं यूज़ करूँगा फ्लैट लिस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि स्क्रॉल व्यू का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब क्या अपने पास आइटम्स बहुत ही कम होते हैं, यानी कि जैसे कि अपना फॉर्म हो गया। फॉर्म में क्या होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्क्रॉल व्यू में और फ्लैट लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, स्क्रॉल व्यू हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों के पास बड़ा ही कम डेटा होता है स्क्रॉल करने को, जैसे कि एक फॉर्म हो गया, है ना। तो फॉर्म में क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करे और एंड में आ गए। और फ्लैट लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब अपने पास बहुत ह्यूज डेटा होता है। ह्यूज डेटा जैसे कि मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, है ना, 100 से, या मान लीजिए 50 या 50 से ज़्यादा पोस्ट हैं,
तो हम लोग फ्लैट लिस्ट का यूज करते हैं। लेकिन हमारा स्क्रॉल व्यू भी 50 to 100 के लिए परफेक्ट है, और ऐसा नहीं कि 100, वो आप स्क्रॉल व्यू सबके लिए वर्क करेगा, है ना। 1000 पोस्ट भी हम तब भी वर्क करेगा और फ्लैट लिस्ट भी वर्क करेगा। तो हम ज्यादा पोस्ट के लिए फ्लैट लिस्ट का क्यों यूज कर रहे हैं? तो मेन बात इसके लिए ये है कि फ्लैट लिस्ट में पूरा का पूरा डेटा एक साथ लोड नहीं होता है, उसमें उतना ही डेटा लोड होता है जितना कि हम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होता है। सपोज मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक इतना, है ना, एक पोस्ट हो गई, फिर उसके नीचे यहां से यहां तक हाफ पोस्ट विजिबल है, हाफ नहीं विजिबल है। तो अभी स्क्रीन पे फिलहाल दो पोस्ट दिख रही है ना, तो वो खाली दो पोस्ट का डेटा लोड करता है, बाकी सब कुछ लोड नहीं हुआ होता है। तो इससे क्या है ना कि ऐप इफिशिएंट वे में करता रहता है काम, है ना। ऐसे क्या है कि मान लीजिए अपने पास 1000 पोस्ट हैं और स्क्रॉल व्यू लगा रखा है, तो वो 1000 के 1000 पोस्ट एक साथ लोड कर देगा, हमें वो दिख भी रही है ना दिख रही हो, है ना, एकदम से लोड कर देगा। तो इससे क्या है ना कि ऐप हैंग कर सकता है अपना, है ना। तो स्क्रॉल व्यू में क्या है ना कि जैसे ज्यादा डेटा है ना, तो वो पूरा का पूरा डेटा एक साथ लोड कर देगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग फ्लैट लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। और एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्क्रॉल व्यू के पास क्लोजिंग टैग और अपना वो ओपनिंग टैग अलग अलग होता है, और फ्लैट लिस्ट में क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है ना। तो एक ये छोटा सा और डिफरेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि कब फ्लैट लिस्ट यूज करना है और कब अपना स्क्रॉल व्यू यूज करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं कहाँ पर था? हाँ, मेरे पास पोस्ट डेटा आ गया था और मुझे उसको यहाँ पर शो करवाना है। तो देखो मैंने एक कंटेनर बना लिया था, इसको हम लोग फ्लेक्स 1 दे देते हैं भाई। फ्लेक्स 1 क्या है कि पूरा रिमेनिंग स्पेस कवर कर लेगा यार, यहाँ से यहाँ तक का। चलो, अच्छा। और और नीचे आते हैं यार, और क्या इसमें कर सकते हैं, और पैडिंग दे लेते हैं यार अगल बगल। और पैडिंग यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि पोस्ट क्या है ना पूरी यहाँ तक टच होनी चाहिए, तो भी सही रहता है ना। चलो, तो यार अब इसके अंदर देखो कैसा दिखेगा, हम लोगों को डायरेक्ट डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पर हम सीधे सीधे फ्लैट लिस्ट का यूज कर लेंगे। तो फ्लैट लिस्ट को यूज करते हैं, FLAT फ्लैट लिस्ट, है ना। रिएक्ट नेटिव से है और सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा इसका। चलो, इसके अंदर एक प्रॉप होता है जिसका नाम होता है डेटा, ठीक है। इस डेटा में हम लोग वो डाल देते हैं जिसके अंदर डेटा है। यहाँ पर अपने पोस्ट में डेटा है ना, तो इसको उठाकर इसमें रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद एक और होता है कि जैसे हम लोगों ने डॉट मैप में स्क्रॉल व्यू के अंदर हम लोग मैप का यूज करते हैं ना, कई सारी चीजें हमको शो करवानी हो, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि डॉट मैप के अंदर जो सबसे पहला कंटेनर होता है, सबसे पहला जो टैग होता है, उसमें हम लोग एक की एट्रीब्यूट रखते हैं। वो क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपका स्क्रॉल व्यू, है ना। तो वैसे यहाँ पर उसके लिए सेपरेट एक प्रॉप है यहाँ पे, उसका नाम है की एक्सट्रैक्टर। ये की निकालेगा। और ये एक पर्टिकुलर आइटम है ना। मान लीजिए मेरे पास 5 फोटोज पड़ी हैं या फिर 5 पोस्ट हैं, तो 5 पोस्ट में से एक एक पोस्ट को वो लेगा और उसका की निकाल लेगा। तो आइटम डॉट, और यहाँ पर मैं की क्या है ना, यहाँ पर यूनिक चीज हमेशा देनी चाहिए, है ना। यूनिक चीज, तो यूनिक क्या है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक अपना सेल्फ यूनिक आईडी होती है। तो अंडर स्कोर आईडी के नाम से वो स्टोर होती है अपने मोंगोडीबी में। तो वो मैंने यूनिक की यहाँ पर इसको दे दी, ठीक है। इसी के थ्रू वो पहचानेगा कि भाई सारे पोस्ट यूनिक हैं। ओके, ठीक है। और एक चीज होती है कि जैसे हम लोगों को जैसे स्क्रॉल व्यू के अंदर जैसे व्यू कंटेनर होता है, डॉट मैप के अंदर आ जाते हैं, तो व्यू कंटेनर होता है ना, एक कंटेनर जो दिखाना होता है हम लोगों को, है ना, जो मेन अपनी पोस्ट होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं भाई रेंडर आइटम, ठीक है। और इसके अंदर चला देते हैं अपना एक फंक्शन ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो कुछ भी हमें यहाँ पर व्यू करवाना है ना, तो वो इसके अंदर लिखेंगे और अपने को व्यू होगा। तो हमें चाहिए क्या, एक कंटेनर जिसके अंदर अपनी पोस्ट होंगी। तो व्यू नाम का एक कंटेनर ले लेते हैं, और व्यू नहीं लेंगे, सारे पोस्ट क्या होते हैं, टचेबल होते हैं ना, मतलब उसको प्रेस करके हम लोग जो एकदम डिटेल में ओपन कर लेते हैं अपनी पोस्ट, है ना। तो उस तरीके से हम लोग टचेबल ओपेसिटी ले लेते हैं, टचेबल, और ओपेसिटी ये नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। चलो, और इसको कर लेते हैं यार सेव, ठीक है। और यहां से अपने आइटम ले लेते हैं। तो देखो अगर मैंने यार ऐसे ले लिया आइटम, तो ये क्या है ना, ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है ना। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या है ना, अभी मैंने आइटम ले लिया, तो ये आइटम नहीं देगा, ये आइटम देगा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो आइटम होता है तो वो देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया। तो अब मैंने क्या किया कि
ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर दिया है ना, करली ब्रेसेस लगाते हैं तो अपना ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, तो उस डीस्ट्रक्चर के अंदर आइटम में अपना जो एक होता है पोस्ट या फिर एक जो ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट है, तो वो डीस्ट्रक्चर करने के बाद हमको मिलता है और उसका आइटम ही नेम होता है। ऐसे नहीं यहाँ कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो आइटम कॉमा इंडेक्स मैंने लिख लिया, और चाहते हैं तो हम ये डीस्ट्रक्चर करे बिना यहाँ पर लिखते हैं अपनी चीज, जैसे कि कुछ भी लिख देते आइटम, है ना। तो उसको यहाँ पर मैं कंसोल कर रहा था तो एक ऑब्जेक्ट दिखता मुझे, है ना कि एक आइटम दिखता है ना। तो उस आइटम को मैंने सॉरी उस ऑब्जेक्ट को मैंने डीस्ट्रक्चर किया, तो उसके अंदर ये आइटम एंड इंडेक्स है मुझे, ठीक। तो ये आइटम अब मुझे अपना वो देगा जो कि है मेन अपना ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर पोस्ट वगैरह सब पड़ी है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। और ये हम लोग डॉट में डीस्ट्रक्चर नहीं करते, तो वहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखते थे आइटम और अपना ऐसे एरो लगाते थे और ये पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर अपना व्यू वगैरह लगा के लिख देते थे। लेकिन रेंडर आइटम में हम लोग देखिए एक सिंपल सा डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो स्लाइटली डिफरेंस आता जा रहा है दोनों में। चलो, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं यार कि पोस्ट कंटेनर सीधा सीधा, तो स्टाइल ऐसा और स्टाइल्स डॉट पोस्ट पोस्ट CONTAINER, ठीक है। तो ये होम पेज कंटेनर है और ये पोस्ट कंटेनर है, ठीक। इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं भाई, और ऐसे करते हैं और ऐसे। तो इसके अंदर क्या है यार, पोस्ट दिखना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ, बॉर्डर विड्थ 1। तो इससे क्या है ना कि बॉर्डर दिखेगा यार अपने को ऐसा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। अभी क्या है ना, हाइट वगैरह तो मैंने दी नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने हाइट इंपोर्ट कर ली है इस स्क्रीन की, उसी के अकॉर्डिंगली मैं दूंगा, उसी का रेशियो कह लो या फिर उसी का परसेंट में कह लो, है ना। तो अब मैं देता हूँ यार हाइट, हाइट हाइट कितनी दे दे यार, 0.5 देते हैं, मान लीजिए 0.6 देते हैं ऐसे, ठीक है। और ऐसे नहीं देते हैं यार, वो हाइट तो पहले मैं इंपोर्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है। हाइट स्टार, है ना, मतलब ये जो स्क्रीन की हाइट है उसका 0.6% यानी कि 60%, इस स्क्रीन का 60% हाइट सारे जो कंटेनर है पोस्ट उनको मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये है, और पैडिंग दे देते हैं यार, तो मतलब पैडिंग नहीं देंगे, मार्जिन देंगे। जैसे ये वाला पोस्ट है और ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एक ये पोस्ट है ना, तो इनके बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो मैं मार्जिन एंड बॉटम दे देता हूँ, ठीक है ऐसे। तो मैंने दिया जैसे 10, चलो, तो थोड़ा सा मार्जिन हो गया। ओके, अच्छा अब मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ जिससे डिफरेंस पता चले कि कहाँ कहाँ अपना कंटेनर है। तो बैकग्राउंड कलर या इसको कर देते हैं थीम कलर भी फिलहाल के लिए, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये है मेरे कंटेनर, और ये जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो अभी मुझे पहला और दूसरा ही लोड हुआ, और जैसे मैं नीचे आया तो ये ऑटोमेटिक तीसरी पोस्ट को लोड करता जाएगा और दिखाता जाएगा। तो इसमें ये फायदा है। तो 1000 पोस्ट है तो 1000 पोस्ट एक साथ लोड नहीं होने वाले यहाँ पे। ओके, तो कुछ ये फर्क है फ्लैट लिस्ट और स्क्रॉल व्यू में। चलो भाई, तो मैंने ये कर लिया। अब क्या करते हैं भाई, अब मैं अपना ऐप ओपन करता हूँ ओरिजिनल लिंक्डइन, उसमें देखता हूँ कि कैसे यहाँ पर डेटा सेट है ना, तो उसी हिसाब से अपनी स्टाइलिंग दे देंगे। तो एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और मैं लिंक्डइन ऐप ओपन करता हूँ। तो मैंने पोस्ट को ओपन कर लिया है और मैं दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ क्या है, मेरा नाम है, सॉरी मेरी इमेज दिख रही है और मेरा नाम है, और ये मेरा क्या है, इसको हेडिंग कहते हैं शायद, है ना, हेडिंग के नाम से मैंने सेव कर रखा है। और ये इसका कैप्शन है, और यहाँ पर इमेजेस विजिबल हो रही हैं, और ये है यहाँ पर लिखा हुआ भाई कितने लाइक हैं और कितने कमेंट हैं, और ये लाइक कमेंट का एक ऐसा। तो 1 2 3 है ना, ये तीसरा पूरा है, 4 5, यानी कि 5 व्यू यूज हो रहे हैं टचेबल ओपेसिटी के अंदर। तो मैं 5 व्यू बनाता हूँ यार फटाक से, पहले व्यू ऐसा, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ ऐसे, और मैं यही 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे मैंने बना लिया। चलो भाई, तो मेरे 5 व्यू बन गए। तो पहले वाले व्यू के अंदर क्या होगा भाई कि मुझे मेरी इमेज और मेरा नेम वगैरह ये सब दिखेगा। चलो, दूसरे वाले के अंदर मुझे मेरा कैप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ यार, TEXT टेक्स्ट, और यहाँ पर डाल देते हैं अपना कैप्शन। तो आइटम से मैं एक्सेस कर रहा हूँ अपना पूरा का पूरा एक सिंगल पोस्ट, तो आइटम डॉट कैप्शन लिख देते हैं ऐसे। तो अब मुझे ये दिखना चाहिए, तो हर पोस्ट के लिए मुझे मेरा देखिए, तो ऐसे मैंने कैप्शन डाल रखे थे रैंडम कि हेलो हेलो टू वगैरह वगैरह ऐसे, है ना, तो सबके लिए है।
चलो भाई, तो वापस आते हैं। तो ये है मेरा कैप्शन का व्यू, और उसके जस्ट नीचे रहेगा मेरा इमेजेस का व्यू, ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर यार क्या करेंगे कि कई सारी इमेजेस दिख रही हैं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे मेरी इमेज एक एक इमेज दिखे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरी कितनी 3 इमेजेस दिखें, सॉरी 4। उसके बाद मुझे ऐसा देखो +11 कुछ ऐसा दिखाने लगे। ओके, तो कुछ इस तरीके का व्यू बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो इसके अंदर कितने, मैं तो 2 व्यू तो लूंगा ही। एक व्यू इस बड़ी इमेज के लिए, एक व्यू इस छोटी इमेज के लिए, और दूसरे वाले व्यू के अंदर मैं 3 व्यू और ले लूंगा। ओके, चल, तो एक व्यू बड़ी इमेज के लिए, और एक व्यू जो 3 इमेजेस हैं छोटी छोटी उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यार कि इमेज टैग ले लेते हैं, IMAGE इमेज, और सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है यहाँ पर। और शायद ये इंपोर्ट नहीं हुआ होगा, इंपोर्ट नहीं हुआ यार, तो इसको ऐसे नहीं लेंगे। तो IMAGE, तो मैं क्या करूँगा ना, ये सेकंड वाला लूँगा। इसमें जहाँ राइट साइड में रिएक्ट नेटिव लिखा होगा, ये लो, ऐसे लिखने से क्या होता है वहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। नहीं तो आपको यहाँ लिख लोगे और वहाँ जाके फिर से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, डबल काम होता है एक बार में। तो ठीक है, अब यहाँ पर होता है एक सोर्स एट्रीब्यूट, और ऐसा। ठीक, और इसके अंदर एक और लिखते हैं ऐसा कर्ली ब्रेसेस, और URI लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इस URI में पड़ेगा क्या, देखो ये आइटम है, इसके पास आइटम है, ये एक पोस्ट है ना, आइटम यहाँ पर एक पोस्ट से रिलेट कर रहा है। और देखते हैं आइटम के पास क्या है, पोस्ट इमेजेस नाम का है। तो आइटम, और ये पोस्ट इमेजेस एरे है, तो आइटम डॉट पोस्ट इमेजेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिख देंगे। ओके, तो किधर गया, हाँ ये रहा। तो आइटम, क्योंकि आइटम के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर अपना पोस्ट, और डॉट POST पोस्ट IMAGES इमेजेस, एंड यहाँ पर यार 0 नंबर का है ना। तो फर्स्ट नंबर पे जो इमेज पड़ी होगी उसका URL इस URI को मिल जाएगा और इमेज शो कराएगा। और अभी नहीं शो कराएगा क्योंकि मैंने स्टाइल नहीं दे रखा है यार, है ना। तो यहाँ पर सेपरेट सेपरेट स्टाइल रहेगा, तो मैं यहीं पर दूंगा इनलाइन, तो ऐसा। ठीक, ऐसा। तो इसकी हाइट कितनी रहेगी यार, हाइट इसकी रहेगी भाई, हाइट हाइट रहेगी इसकी, मैं दे देता हूँ कितनी, 1 1 तो देना सही नहीं रहेगा। देखते हैं कितनी दे सकते हैं यार, 10 दे के देखते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, और अपना ओपन करते हैं फिर से यार ऐप। तो देखो अभी 10 में क्या है, बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको कैसे सेट करें, और 100 देनी पड़ेगी। कितना दे दें यार, इस हाइट का कुछ रेशियो दे देते हैं ना, तो स्क्रीन का दें कि यार इसका दें। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कितना दे दूँ, अपनी जो स्क्रीन की हाइट है उसके हिसाब से यार एडजस्ट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में देखते हैं कैसे कितनी हाइट देनी है। और स्क्रीन की हाइट के हिसाब से अगर मैं दूंगा तो मैं देता हूँ यहाँ पर 3। ठीक है, और 3 नहीं देंगे, 0.3 लिखेंगे। 3 तो माने 3 टाइम्स हो गया, ये स्क्रीन इतनी बड़ी है, इससे 3 गुना बड़ी इसकी हाइट हो गई। 0.3 मतलब 30%। ओके, ऐसा। तो ऐसे अपनी इमेज दिख रही है। ठीक है, और इसमें एक और प्रॉप होता है जिसका नाम होता है रिसाइज मोड। ये क्या करता है कि इसमें क्या देते हैं हम लोग, रिसाइज मोड में कंटेन एंड कवर होता है। और ये मुझे दिखा क्यों नहीं रहा है, ये ऑटोमेटिक दिखाता है मुझे, हाँ ऐसा। तो कंटेन में क्या होगा देखो आप, ये पूरी इमेज को कंटेन करेगा। ओके, और कवर में क्या होता है यार, वो कवर को फिल करेगा सिर्फ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम है, और कंटेन भी रख सकते हैं और कवर भी रख सकते हैं। तो ये इसका व्यू है यार, और ये इसका व्यू है, एंड इसमें मेरी इमेज दिखेगी। तो इसमें मैं स्टाइलिंग लगा लेता हूँ पहले तो यार, इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग का है यार। अगर आपको ये स्टाइल इसका देखना है कि कैसे बनेगा तो आप देखो, नहीं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो गई, सबसे मेन टॉपिक अभी बचा ही है। ओके, चलो तो हाँ, इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कैसा दे दूँ, रो दे देते हैं कि कॉलम,
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही रहने देते हैं, तो उसको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कॉलम ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, लेकिन ऐसी इमेज है तो उसके लिए मुझे रो देना चाहिए। एक सेकेंड, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो यार ये जो मेन व्यू है ना, इसके लिए तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगाना पड़ेगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ऐसा। ठीक है, और अभी भी कुछ उससे इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि यार यहाँ पर कभी कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हौच पौच होगा अभी। हाँ, तो ये व्यू है और इसमें कैप्शन है और एक ये व्यू है। तो मैं एक स्टाइल लगाता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे मैं ना हाइट दे देता हूँ यार सबको पहले। हाइट कितनी दे देते हैं यार? 30 दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 38 मिल गई, तभी देखो हेलो वाला थोड़ा सा नीचे आ गया है। और बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं भाई, इससे पता चलेगा ना कि कहाँ पर क्या है। तो क्या कर दें यार, ग्रे कर देते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस दिखे बस। ये देखो ऐसे ग्रे, यानी कि ये यहाँ पर अपना वो इमेज होगी और अपना नेम और हेडिंग वगैरह दिखेगी इसमें। चलो, तो इसको मैं मारता हूँ कॉपी ऐसे, और सेम लगाते हैं यार अपने कैप्शन वाले में, है ना, तो पता तो चले कि कैप्शन कहाँ से कहाँ तक की हाइट कवर कर रहा है। और इसमें लगा लेते हैं यार भाई ग्रीन, ऐसा। काफ़ी अटपटे से रंग रहेंगे और इससे थोड़ा सा मैच कर रहा है। ठीक है, नहीं तो अभी बड़े चटकदार रंग दिखते हैं मुझे। चलो, ऐसा हो गया। ठीक है, एंड अब क्या करें? और अभी हाँ, नीचे देनी है। मेरे पास 3 है नीचे, तो इसको दे देते हैं और इसको देंगे यार, इसको तो ग्रे ही दे देते हैं। अरे यार, ये मैंने क्या किया? ग्रे दे देते हैं, क्योंकि देखो ना डिफरेंस है तो डिफरेंस समझ में आएगा। चलो, और आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंस आ गया, और क्या कर सकते हैं यार? और देखो, मैं क्या बोलता रहता हूँ फालतू की बातें। मुझे अभी कलर सेट करने में सोच रहा हूँ और क्या कर सकते हैं। इसको मैं देता हूँ यार ग्रीन। जी, ग्रीन नहीं दे देते, येलो दे देते हैं यार, थोड़े से डिफरेंस रहना चाहिए कलरों में, ऐसा तो। और इसको दे देते हैं अपना रेड, इस तरीके का। ठीक है, और यार इसको भी बदल ही देते हैं। इसको दे देते हैं भाई पिंक, देते हैं पिंक। ठीक है, तो ये अपना और ये अभी वहीं पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये कॉलम है और यहाँ पर मैंने क्या जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा दिया है। ये तो इसके लिए वैलिड है, इतने जो बीच का कंटेनर है। और इसका जो मेन है, जो टचेबल ओपेसिटी है, यहाँ पर यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा चीज़ें। तो ये पूरे कंटेनर में स्टाइलिंग लगाएगा। तो अलाइन आइटम्स, और उसमें लगा दूंगा मैं क्या लगा दूं? सेंटर। सेंटर से बात नहीं बनेगी, वो सब कुछ सेंटर में चला गया। फ्लेक्स स्टार्ट लगा दें, क्या करें? फ्लेक्स स्टार्ट तो वो ऑलरेडी पहले से है। जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर देते हैं पहले तो। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, है ना? ये क्या है? सारी ऐसे देखो, है ना, मतलब ये स्पेस बीच में है, मतलब जो आखिरी है ना, जो आखिरी एकदम जैसे कंटेनर, इसकी जो आखिरी वाली चीज़ें वहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा हो गया, तो ठीक है फिलहाल। ओके, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये तो अपना यार गैप है ना, ये कोई कंटेनर के अंदर नहीं है, तो कंटेनर रेड तक है और ऐसे अपना पूरा का पूरा दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर की इमेजेस को विजिबल करवाना है। और स्पेस बिटवीन है ना, तो ये बीच में स्पेस आ रही है यार, तो स्पेस बिटवीन तो मेरे हिसाब से काम करेगा नहीं सही। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, यहाँ पे फिलहाल तो मैं इसके अंदर का बनाता हूँ। जैसे देखो, इसको मैं कॉपी कर लूँ और यही पेस्ट होगा यार हर बार। ठीक है, ऐसा। और एक ये व्यू है ना, इसके अंदर मैं चाहूँ तो इमेज लिख सकता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे ना हाइट इसकी थोड़ी सी कम करेंगे, और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसा। ओके, चलो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पर 0 हो गया था यार, तो ना क्या 1 देते हैं,
2 देते हैं, 3 देते हैं। ओके, चलो तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन अभी भी उतना सही नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखो यार, इसको मुझे कॉलम करना पड़ेगा, सॉरी रो करना पड़ेगा इस व्यू को, है ना। तो फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर रो लगाते हैं, तब थोड़ा आपको समझ में आएगा। फ्लेक्स डायरेक्शन को रो सेट करते हैं और चीज़ें गायब हो गई, वाह। और ये इमेजेस कहाँ चली गई? फ्लेक्स डायरेक्शन को रो सेट किया मैंने और इससे क्या इफेक्ट बढ़ गया यार। ये व्यू है एक, और इसमें मेरी इमेजेस तो दिखें कम से कम, और नीचे के सारे सब गायब भी हो गए। ये व्यू है यार, इसके अंदर स्टाइल एपिंग कह लो और टचेबल ओपेसिटी मैंने सब कुछ दे रखा है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से क्या फ़र्क आ रहा है? इसको हटाते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? फ्लेक्स रैप लगाते हैं, अच्छा चलो, जिससे ये बाहर ना जाए। फ्लेक्स रैप, इसमें लगा देते हैं रैप। और अभी भी चीज़ें जा रही हैं, ये जा कहाँ रही हैं वही मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये क्या हो रही है ना, देखो ये इसके नीचे शिफ्ट हो रहा है आके, इसको मैं, जैसे ये है, ये दूसरा वाला है, तो ये यहाँ तक आ रहा है। मतलब देखो, ये वाला कंटेनर, पहले मैं नीचे लाता हूँ, ये वाला कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है, लेकिन ये सेकंड वाले के अंदर चला गया है। ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। इसको कैसे टैकल करेंगे यार? तो मैंने हाइट ज़्यादा दे दी होगी यार। व्यू है और इमेज, इमेज की हाइट ज़्यादा, पहले मैं इसको हाइट देता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट सेट करते हैं यहाँ से, HEIGHT हाइट, और इसको दे देते हैं कितना, ये पूरे जो हाइट है ना, HEIGHT हाइट, इसका कुछ परसेंट देते हैं। कितना देते हैं भाई? 0.3 ऐसा, ठीक है। तो अभी भी मुझे इमेज मेरी विजिबल नहीं हो रही है, और पता नहीं क्यों, कहाँ चली गई यार। ये तो कैप्शन का यहाँ इमेजेस दिखती हैं, तो वो पता नहीं कहाँ गई। फ्लेक्स रैप लगा दिया यार, देखो तो इमेज तो देखो कम से कम। ऐसा, तो ये इमेज है और ये क्या कर रही है, ये देखो, इस पे ऐसे करते हैं तो ये इमेज है एक, ये इमेज है, और ये इमेज ऐसे दिखने लगी मुझे, है ना। और एक ये इमेज है, तो ये सब इसके नीचे आ रही हैं, तो 4 इमेजेस हैं, 1 2 3 4, तो ऐसा हो रहा है। अब इसको कैसे टैकल करें? मैंने यहाँ पर फ्लेक्स को कॉलम कर रखा है, इसको, ये सब कॉलम में विजुअल हो रही सारी इमेजेस, तो ये व्यू है। और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन में रो कर दूं यार ज़रा, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दिया मैंने। फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करना पड़ेगा, डाल के देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, लेकिन वो इमेजेस गायब हो जाती हैं। और रो ऐसा, और इमेजेस गायब कहाँ हो जाती हैं यार? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा इमेजेस जा किधर रही हैं, पता नहीं। COVER कवर, उससे तो खैर कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। रो है तो रो से इमेज चली कहाँ जा रही, जा कहीं नहीं रही, वो ओवरफ्लो हो रही, इसी वजह से नहीं दिख रही मुझे इमेज। इसको इसमें कैसे लाएं? एक इमेज यहाँ पर दिखे, मैं चाहता हूँ कि अपनी एक इमेज ऐसी दिखे और 3 इमेज यहाँ पर ऐसी दिख जाए, और नीचे इसके, है ना, और यहाँ पर प्लस जितनी भी बाकी रही है वहाँ पर ऐसा प्लस लिख के आए कुछ, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, अब मैं सही तो कर रहा हूँ, ये मेरा व्यू है, इसको मैंने हाइट दे दी 0.3, तो ये 0.3 पे है, और मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन दे दिया रो। तो क्या होगा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं 2 हैं, और मैं रो तो दे ही नहीं सकता यार। मैं सोचता हूँ क्या कर सकते हैं। मैंने रो दे दी, तो एक रो ये और एक रो ये, सॉरी एक रो ये हो गई और एक नीचे चला गया, लेकिन अगल बगल ऐसे दिखेंगे, एक यहाँ दिखेगी इमेज और एक यहाँ दिखनी चाहिए। कॉलम में तो एक के नीचे एक हो जाती है, ऐसे ऐसे, तो एक यहाँ होती इमेज और एक यहाँ होती, और इमेज की विड्थ नहीं सेट करी, इसकी वजह से हो रहा होगा, ठीक है।
फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया, लेकिन मैंने विड्थ नहीं सेट किया था। विड्थ इज इक्वल्स टू विड्थ, रेशियो कितना दे दें भाई, 0.5। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम था। और ऐसे मैंने क्लिक किया, अभी भी मेरी यार, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने विड्थ तो खाली इसी इमेज को दी ना, और इस पे मैं कॉमा लगा के यहाँ सेट कर दूँ, इस पे मैं कॉमा लगा के यार यहाँ सेट कर दूँ, इस पे कॉमा लगा के यहाँ सेट कर दूँ। ठीक है, तो अभी भी उतना सही नहीं है। ये है, ये इमेज है, और ठीक है, और ये इमेज दिख रही है। 4 इमेजेस थी मेरे पास। हाँ देखो, ये इमेज है, ये इमेज है, और ये इमेज है, और एक ये इमेज है ना, ऐसा हो रहा है। तो ये 4 इमेजेस ऐसे कुछ दिख रही हैं मुझे। ठीक है, एक ये और एक ये ऐसे। तो ये इमेज यहाँ से आ रही है, यहाँ आ रही है, और फ्लेक्स रैप मैंने किया है कि नहीं? फ्लेक्स रैप मैंने किया नहीं है, और 2 व्यू हैं, तो यार ऐसा शिफ्ट हो गया, समझ रहे हैं आप? तो एक ये रो में आ रही है, एक ये दूसरा इधर आ रही है, और इसके लिए फ्लेक्स डायरेक्शन देखो, कॉलम है ना, तो 1 2 3 माने ये वाला जो व्यू है ना, इसके लिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम था। तो ये यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है। ओके, तो मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाइट बहुत बढ़ रही है। ठीक है, और इसकी हाइट मैं इतनी नहीं दे सकता, इसको मैं दूंगा, इस जो कंटेनर का जो हाइट है, पोस्ट कंटेनर का 0.3। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ है। तो देखो भाई, ये मेरा पूरा का पूरा व्यू है, सॉरी इमेज का व्यू कहाँ से कहाँ तक है। मेरा चार्ज हो गया लैपटॉप, और इमेज का हाइट है 0.3। ठीक है, तो ये कॉपी मारते हैं, और इसको यही हाइट देनी पड़ेगी, और देखिए वही हाइट है भी मेरे पास शायद, तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं ना सीधे सीधे। ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ऐसा। तो कुछ इस तरीके से आया है ना, तो काफ़ी हद तक मैंने सुधारा इसको। और कंटेन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कवर रखेंगे। ओके, कंटेन में क्या होता है कि सबके देखिए हाइट विड्थ अलग अलग हो रही है। देखिए इसकी कम हाइट, इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसा। ओके, तो ऐसे कुछ हमें हमारी इमेजेस दिखेंगी इस प्रकार से। और अभी ये कलर है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कलर का बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि है क्या चीज़। ठीक है, तो आ गए हम लोग लाइन पर। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इमेज जो है ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो मैं देखो, ये एक व्यू है, इसमें मैं गैप लगा दूंगा। गैप देते हैं कितना भाई, 1 का। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ऐसा थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, और 2 का दे के देखते हैं मेरे भाई। 2 में थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है गैप, और यही गैप मैं उठा के ना भाई अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ। किसमें? इस वाले व्यू में। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 इमेज है, इनके बीच में भी मुझे उतना उतना गैप चाहिए। तो स्टाइल गैप 2। ठीक है, ऐसे गैप आ गया। और अभी वाइड वाइड इसलिए नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यार इसका बैकग्राउंड कलर ही मैंने ऐसा लगा रखा है। तो अब मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे देखो गैप दिखेगा अपने को। और इसमें मैं दिखा दूंगा, जैसे और भी इमेजेस हुई तो प्लस रिमेनिंग वाली लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 इमेज थी, 1 2 3 4 हैं, तो प्लस कितना, 4। अरे 6 हैं तो +2 रहेगा ना, +2 इमेजेस ऐसे। ठीक है, चलो, तो काफ़ी हद तक मैंने इमेजेस, काफ़ी हद तक क्या, इमेजेस तो मैंने सेट ही कर दी। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, मुझे यहाँ पर यार, हाँ, अब सबसे मेन टॉपिक आता है अपना, है ना। और वो क्या है, वो बैकएंड से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा वो बैकएंड का नॉलेज है। तो हम चलते हैं यार, मैं आपको कैसे समझूं। सबसे पहले मैं अपना एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। देखो इसमें क्या, ये इमेज दिख रही है, और ये कैप्शन दिख रहा है, और ये लाइक वगैरह बाद में इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, तो इमेज दिख रही है यार, और ये कैप्शन है, ये तो मेरे पोस्ट
पोस्ट में है, यानी कि जो आइटम मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये वाला जो आइटम है, इसमें ये पोस्ट और इमेज तो मिलेगा, कैप्शन और इमेज, लेकिन यार ये मेरा डेटा हम कहाँ से लाएं? और फिलहाल तो चलो हम अपना खुद का खोले हैं, इसकी वजह से दिख रहा है। ऐसे सेपरेट सेपरेट यूजर होंगे ना, आप समझो बात को, ध्यान से एकदम समझो। सेपरेट सेपरेट यूजर होंगे तो उनका डेटा यार यहाँ से कैसे आएगा? एक काम हम कर सकते हैं क्या, कि पोस्ट वाला जो स्कीमा है, यहाँ पर यार हम अपना इमेज, अपनी जिसने मतलब पोस्ट करी है उसकी इमेज, उसका नेम और उसका हेडिंग यहाँ पर लाके स्टोर करा दे। तो क्या होगा ना कि उस आइटम के थ्रू हम लोग आइटम डॉट पोस्ट ओनर नेम, पोस्ट ओनर इमेज, ऐसा करके इमेज भी दिखा देंगे। लेकिन पता है इससे क्या है, डेटा की कॉपी हो रही है। क्यों? क्योंकि यार ये सब तो हम यहाँ पर यूजर स्कीमा बना हुआ है ना, यूजर में भी यार वही नेम होगा एक जगह पर कहीं ना कहीं, उसकी इमेज होगी, है ना, उसका हेडिंग होगा, और ऐसे पोस्ट में भी यार यहाँ पर भी हम नेम सेव करें तो यार डुप्लीकेसी हो गई ना डेटा की। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मैं ऐसे डेटा भेजूंगा फ्रंट एंड में कि वो होगा, जैसे ये है, ये पोस्ट वाला कलेक्शन है, यूजर वाला कलेक्शन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके डेटा को भेजूंगा। और वो मैं अचीव कर पाऊंगा पता है कैसे? डॉट पॉपुलेट नाम के मेथड से। ओके, और उसको यूज करने से पहले हमें यहाँ पर अपनी यूजर आईडी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि अपना एक कलेक्शन को दूसरे कलेक्शन से डेटा फेच करेंगे, एक कलेक्शन का डेटा दूसरे कलेक्शन का डेटा, उन दोनों को कंबाइन करेंगे पॉपुलेट के थ्रू, डॉट पॉपुलेट के थ्रू, और उसको फ्रंट एंड में भेज देंगे, है ना? इससे क्या है ना कि अपना ये जो इमेज है, नेम है, ये सब हमें बार बार हर दूसरे कलेक्शन में लिखना नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये चीज है, और करते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहां पर मैं, ये यूजर आईडी है, ये यूजर कौन है? जिसने पोस्ट करा था, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसकी जो यूजर आईडी मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले पता है क्या करूंगा, यहां से मैं इसको हटाऊंगा, स्ट्रिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगा यार क्या, कि mongoose डॉट स्कीमा डॉट mongo डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है? तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करेंगे, ये बताता है कि ये एक ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना? जैसे देखो जहां जहां ऑब्जेक्ट आईडी वहां वहां रेड रेड सा दिख रहा है, लेकिन यूजर आईडी के स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर रही है। तो हमको ऐसा ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कराना है। और मैं इसका अगर तुमको डेटा टाइप दिखाऊं ना, तो देखो ऑब्जेक्ट आईडी है और इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना? तो हमें ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में डेटा, ये यूजर की क्या कहते हैं, यूजर आईडी स्टोर करानी। ओके, और मैंने इसमें क्या कर दिया, कुछ नहीं, ठीक है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ यार, है ना? चलो, तो मुझे इस तरीके से करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट आईडी डेटा टाइप में आपका स्टोर कराएगा यूजर की आईडी, ठीक है? और यूजर की आईडी मैं भेजूंगा ना, जैसे मैं स्ट्रिंग में भेज रहा था वैसे ऐसे आएगी, लेकिन स्ट्रिंग की जगह ये टाइप है ना, उसका डेटा टाइप होगा ऑब्जेक्ट आईडी। मतलब इस लाइन का नाम है कि ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में कुछ अपनी आपकी आईडी स्टोर होगी, ठीक है? सिंपल सी बात मैंने बताई। और रिक्वायर्ड टू तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो आईडी आ रही है, ये किस कलेक्शन से, किस कलेक्शन का इसको रेफरेंस है? तो मैं यहां पर लिखूंगा रेफ, ठीक है? और क्या लिखेंगे? यूजर, ठीक है? और ये यूजर मैंने कहां से लिया पता है आपको? ये यूजर और ये वाला यूजर, इसकी स्पेलिंग डिट्टो सेम टू सेम होनी चाहिए, है ना? तो इसकी वजह से अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल यू, रेफ में स्मॉल यू लिख दिया ना, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये किस कलेक्शन की ये बात कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले ऐसा मुझे करना होगा, तो इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक? चलो आप चलते हैं अपने पोस्ट स्कीमा पर, और स्कीमा नहीं सारी यूजर कंट्रोलर पर, जहां पर एपीआई अपनी डिफाइन है, ठीक है? तो हम यहाँ पर पता है डॉट फाइंड करके भेज रहे हैं। इसमें क्या होगा कि सारे ऑब्जेक्ट जो पोस्ट स्कीमा में स्टोर है वो जाके इसको भेज देगा। अच्छा, अब लगाएंगे यहाँ पर अपना डॉट पॉपुलेट, ये मैंने क्या, पॉपुलेट, और दिखाता भी नहीं है ये, ठीक है? ये एक मेथड है, ये मतलब क्वेरी में यूज होता है, मोंगोडीबी क्वेरी टाइप है। ये क्या करेगा कि जो मैंने लगा रखा है ना यूजर आईडी, उस यूजर आईडी को लेगा, और उस यूजर आईडी में से आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए, जैसे कि प्रोफाइल इमेज चाहिए, हमें फुल नेम चाहिए, और हमें हेडलाइन चाहिए, है ना? ये तीन चीज चाहिए। तो इन तीन चीजों को हमको यूजर आईडी के बगल में कॉमा दे के लिखना पड़ेगा,
है ना। नहीं तो क्या यार, वो सारा का सारा डेटा भेजेगा ना, हमको सारा डेटा नहीं चाहिए, अभी तो बहुत कम है, अभी तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा, है ना, इसकी वजह से। तो पोस्ट स्कीमा में नहीं, हम लोग चलते हैं यूजर कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि यूजर आईडी, और ये वाला जो यूजर आईडी है ना यार, ये सेम टू सेम डिट्टो किससे होना चाहिए, जो कि मैंने, देखो आगे पोस्ट स्कीमा में यहाँ पर यूजर आईडी डिफाइन कर रखी है। वो पहचानेगा कैसे यार आप किस यूजर आईडी फील्ड की बात कर रहे हो, है ना, इससे। तो यहाँ से क्या, ये मैंने लिख दिया वहां पर, तो डॉट पॉपुलेट के अंदर मैंने यूजर आईडी सेम टू सेम ये लिख दिया, है ना। तो उससे क्या पहचान जाएगा, वो ये वाली आईडी फेच कर लेगा यार, है ना। और अगर स्ट्रिंग होती तो वो पहचान ना पाता, ये वाली आईडी फेच कर लेगा और ये समझ जाएगा अच्छा ये तो यूजर वाले में से किसी की आईडी है, यूजर कलेक्शन में से कोई अपनी आईडी दे रहा है ये, ठीक है। तो डॉट पॉपुलेट इतना काम करेगा। अच्छा, और यूजर कंट्रोलर पर आते हैं, ठीक है। और देखो ऐसा किया, और मुझे क्या चाहिए, हाँ मुझे कौन कौन से फील्ड भेजने हैं, है ना। तो मैं क्या है यार, मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, मुझे नेम भेजना है। तो पोस्ट, मैं बार बार पता नहीं इसमें क्यों आ जाता हूँ, ठीक है, पोस्ट भेजेंगे यार, ठीक है। और क्या यहाँ पर यूजर रूट पोस्ट जेस, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ, तो अगल बगल हो गया, ठीक है। तो अब मैं पोस्ट नहीं लाना था यार, मुझे यूज़र वाला स्कीमा लाना था, थोड़ा से दूर दूर है शायद, ठीक है। तो मैं पोस्ट लिया, और इसकी इमेज कहाँ है यार, प्रोफाइल इमेज, और क्या है यार, और क्या भेजना है मुझे, हेडलाइन। तो मैं अभी लूँगा फिर से वापस यार, तो मैंने फुल नेम भेजा, प्रोफाइल इमेज भेजी, और भाई क्या भेजना था यार मुझे, यूज़र से मुझे क्या क्या भेजना है, कहाँ गया, हेडलाइन, ठीक है। और मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पर दिख ही नहीं रही थी, तो मैं यही 3 चीज़ ले रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को भेजेंगे, ठीक है। तो अब पहले पहले मैं भेजने से पहले कंसोल कराना चाहूँगा। रिटर्न तो हो गया यार यहीं से, इसका मतलब है यार यहीं से लौट जाओ, कुछ भेजो ना, पहले हम देखें तो चेक करके है क्या, सही डेटा भेज भी रहे हैं कि नहीं। क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी भूल जाता हूँ कभी कभी कोई चीज़ मेंशन करना। तो ठीक है, मैंने पोस्ट लिख दिया, अब मुझे पोस्ट में अपना ये यूज़र कलेक्शन का भी डेटा दिखाना चाहिए, जो इस यूज़र आईडी में स्टोर होगा, है ना। तो देखते हैं कैसे दिखाता है मुझे। तो यार ये किसके टर्मिनल में, हम अपने बैकएंड के टर्मिनल में आते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन पर। तो वापस आए यहाँ पर, अब जैसे हम विजिट करें तो मेरी एपीआई ऑटोमेटिक कॉल होगी, क्योंकि मैंने उसको ऑटोमेटिक कॉल पे लगा रखा है, जैसे हम होम पेज पर विजिट करें। तो मैं देखता हूँ क्या मिलता है, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, और ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ नहीं, एरर तो दे कम से कम, वो रिटर्न हो गया, उससे पहले मैंने कंसोल कराया है। अगर पोस्ट नहीं भी है, मैंने सेव नहीं किया यार, सॉरी, यहाँ पर देखो मैंने सेव नहीं किया, इसकी वजह से कंसोल नहीं हो रहा है, अब दिखाएगा। अरे भगवान, मैं भूलता बहुत हूँ। अब आप समझो मैंने कितनी बार चीज़ों पर काम किया है, एक दो बार में अगर ऐप बनाऊँ ना तो मैं तो भूल ही जाऊँ कि मुझे कैसे क्या करना है। मैंने बहुत बार ऐप बनाया, तब मुझे जाके याद हुआ ये सब, ठीक है। तो अब मुझे भेज रहा है, अब इसको पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है इसमें, यूज़र वाले की चीज़ें भेज रहा है मुझे, यूज़र कलेक्शन से चीज़ें आई कि नहीं। तो देखो, यूज़र आईडी में से उसने जो यूज़र आईडी उसको रिप्लेस कर दिया किससे, ऑब्जेक्ट आईडी। देखो ऑब्जेक्ट भेज रहा है तो ऑब्जेक्ट आईडी तो मेरी बनी जाएगी ऑटोमेटिक, ये वही वाली आईडी है जो आई थी। फुल नेम भेज रहा है, प्रोफाइल इमेज भेज रहा है, और अपनी हेडलाइन भेज रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डॉट पॉपुलेट के थ्रू हम अपना दो कलेक्शन को आपस में कंबाइन करके डेटा को भेजते हैं फ्रंट एंड में। और ये कंबाइन कहीं बैक एंड मोंगोडीबी में नहीं स्टोर होगा, ये खाली क्वेरीज हैं, डेटा के साथ खेलना इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने माई एसक्यूएल वगैरह में, एसक्यूएल में ज्वाइंस पढ़े हैं ना, दो कलेक्शन को या दो टेबल्स को ज्वाइन करना, कुछ कुछ सिमिलर उसी के तरीके है कि दो कलेक्शन के डेटा को ज्वाइन करके कैसे भेजें। तो इस पॉपुलेट ने किया क्या, इस पॉपुलेट ने इस यूजर आईडी की जगह ये सारी डिटेल्स, है ना, इस ही यूजर आईडी की इसमें रख कर भेज दिया।
और अगर हम ये डॉट पॉपुलेट ना लगाते तो वो खाली वो उसकी यूजर आईडी वहां पर रखता है ना। तो डॉट पॉपुलेट क्या करता है, यूजर आईडी की जगह ये सारी चीजें रख देगा आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने भेजा नया डेटा। अब उस डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं, और ये मेरे पास देख क्यों नहीं रहा है भाई, और यहाँ पर डेटा विजिबल नहीं है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, वैसे रिटर्न नहीं करा है ना मैंने, इसलिए यहाँ से मैंने रिटर्न लगा रहा, यहाँ से मैं रिटर्न हटा दूंगा, और मैं रिटर्न क्या यार, मैं सब कुछ हटा दूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा नो पोस्ट टू शो, अगर मेरे पास कोई डेटा है ही, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग तो दिखाएगा, क्योंकि अब हम वापस से आएंगे। क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो लोडर का भी एक ऑप्शन मैं लगा दूंगा यार। चलो, तो अब अपना यार ये वाला बनाते हैं यहाँ पेज, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे। तो कितने मिनट, एक घंटा 10 मिनट की हो गई ये वीडियो यार। चलते अपने फ्रंट एंड पर, तो हमें सही डेटा मिल रहा है। होम पेज पर आते हैं और इसको बनाते हैं यार। इसकी हाइट है कितनी, 30, तो थोड़ी सी और इंक्रीज करते हैं, और अभी इसको मैन्युअली सेट करेंगे यार, ऐसे नहीं रहेगा ये कि मैंने ये कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दी है कि 40 ही हाइट रहेगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज का आइकन होगा यार, तो 2 व्यू लगाते हैं। देखो कैसे रहेगा, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो देखो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एक व्यू है, इसके अंदर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दूंगा रो, तो इमेज यहाँ पर और एक व्यू यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो व्यू होगा ना, इसके अंदर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही रखूंगा, तो एक नीचे एक दो चीजें मुझे शो हुई, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं यार ये वाला व्यू बना दूंगा, और कैप्शन में तो मुझे कुछ बनाना ही नहीं है ना, वो तो सिंपल सा ऐसा डेटा लिखा है, तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं मुझे, जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर यार ये तो आपको पता है कि देख कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये एक व्यू है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2 चीजें व्यू करा दूंगा। आपको पता है कैसे कराएंगे यार, ये आइटम है, आइटम डॉट करके हम लोग चीजों को एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर, मैं दिखा दो कहाँ था, आइटम डॉट कैप्शन लिख दिया, वैसे मैं आइटम डॉट यार कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर दिखाने के लिए और इसको यहाँ पर दिखाने के लिए मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को स्पेस बिटवीन कर दूंगा, ठीक है। और मैं पैडिंग लगा दूंगा, यहाँ हल्की हल्की दिख रही है ना स्पेस, ये स्पेस ना स्पेस इवनली के जैसी है, क्योंकि स्पेस इवनली में क्या होता है, जितना स्पेस यहाँ होता है ना, उसका थोड़ा हाफ हाफ यहाँ पर रहता है, और स्पेस अराउंड में क्या होता है, जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ पर है ना, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पैडिंग लगा दूंगा, पैडिंग हॉरिजॉन्टल एंड स्पेस बिटवीन लगा दूँ, जिससे क्या होगा, एक चीज यहाँ दिखेगी तो एक चीज यहाँ दिखेगी, तो 2 व्यू के अंदर ये सब हो गया। और इसमें क्या यार, मैं ये तो सब आइकन्स है ना, ये तो जैसे कि मैंने ये बनाया है, वैसे वो यार नीचे का जो बॉटम नेविगेशन है वैसे यार ये बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये बना दूंगा, और इसमें मैं स्पेस क्या स्पेस इवनली लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हाफ स्पेस मुझे यहाँ पर दिख रही है बस। और ये सब तो भी बाद में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं यहीं से वीडियो को रोक देता हूँ, क्यों, क्योंकि यार जितना इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने आपको बता दिया, और ये सब तो अब अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, सब तो आपके लिए बच्चों का काम हो गया, और ये मैंने क्या, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यार नाम दिखा दूं क्या, और मुझे लगता नहीं है आपको यार नाम दिखाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, फिर भी मैं शगुन के लिए मैं उस नाम को लिख के दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा, ठीक है। देखो आइटम डॉट, आइटम पहले मैं लिखता हूँ, पहले तो टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट यार, यहाँ पर कुछ भी लिखना हो तो टेक्स्ट का यूज़ होता है, टेक्स्ट टैग का, है ना। तो इसके अंदर आइटम डॉट ये यूज़र आईडी ये वाली, है ना, ऐसा डॉट, इसके अंदर क्या है, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, और डॉट क्या है यहाँ पर यार, फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। तो देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, ऐसा। तो अब सेव किया मैंने, अब मैं आता हूँ अपने यार फ्रंट एंड पर, तो मुझे देखिए प्रशांत अवस्थी दिख रहा है, और ये मैं यूजर हूँ इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, ये कौन है, ये जिसका पोस्ट है उसकी वजह से दिख रहा है, नहीं तो आप सोचेंगे यार ये जो मैं यूजर हूँ उसकी वजह से दिख रहा है, जो इस पोस्ट का ओनर है ये उसका नेम है, ठीक है। अगर कोई और नेम होता उसका
तो कोई और नेम दिखता है ना। तो इसी तरीके से यार मैं इमेज विजुअल करवा दूंगा। और इमेज विजुअल कैसे करवाते हैं यार, मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ समझाया, ठीक है। तो ठीक है, और ये सर्कुलर इमेज यहाँ दिख रही है। सर्कुलर इमेज कैसे देखेगी पता है, जो बॉर्डर रेडियस है ना उसको आप डबल ऐसे इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर आप 50% लिख देना। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, मैं इसी में किसी में करके दिखाता हूँ। जैसे ये है तो मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ यार, बॉर्डर रेडियस 50%, ऐसा। तो इससे क्या सर्कुलर इमेज दिखना शुरू हो जाती है। और वो एरर आ गई तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरी दूसरी चीज़ें लगी इसकी वजह से। तो बॉर्डर रेडियस, मैं अपने काम खुद ही बिगाड़ता हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और दिखा रहा था कि ये मैंने देखिए, अब इमेज का मुझे ये सॉरी मेरे ऐप का आइकन दिखता है, ये कैसे दिखता है वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा याद आया, अच्छा हुआ ये एरर आ गई, नहीं तो मैं वो दिखाता ही था इस वीडियो में। तो देखो क्या करो, जहाँ आपका ऐप है, तो मेरा ये इसमें है, और किधर थे यार, लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन, ये रहा लिंक्डइन क्लोन। और फ्रंट एंड में आओ, और देखो ये एसेट्स है। बस यहाँ पर क्या है कि कई तरीके के आइकन पड़े होंगे, उन सबको हटा के सब में यार अपना आइकन पेस्ट करो, और जो नेम लिखे थे वो डिट्टो वही नेम लिखना है यहाँ पे, है ना। बस ऐसे लगा दो तो उसी के थ्रू आपका हो जाएगा, ठीक है। या तो वो आइकन, ये वाला आइकन दिखता है, या तो यार ये वाला दिख, इन दोनों में से कोई एक है ना। या तो ये है या तो ये है, अपने एप्लीकेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। ये वाला आइकन या तो इसकी वजह से दिख रहा है या तो इसकी वजह से दिख रहा है। ये तो नहीं है क्योंकि मैं लगा के देख चुका हूँ। और ये तो स्प्लैश है, जैसे मैं ऐप को ओपन कर रहा हूँ तो अब ये दो, ये जो दिख रहा है ये तो इसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कुछ। चलो, तो ये मैं अपने हाँ, तो वही दिख रहा है यार मुझे, ठीक है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में क्या क्या बताया, मैंने कल के जो ग्लिच थे पुरानी वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में जो ग्लिच था वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिए। और यार मैंने आपको बताया कि इमेज कैसे लगती है ना, मतलब कि अपना व्यू बनाया, पोस्ट को एक्सेस करके दिखाया अपने होम पेज पर। और मैंने ये इसका थोड़ा सा मैंने स्टाइलिंग बताई कि कैसे इसको सेट करेंगे। और सबसे मेन बात, मैंने जो बैकएंड में डॉट पॉपुलेट का यूज करना बताया, कि दो कलेक्शन से, है ना, दो कलेक्शन से डेटा को कंबाइन करके कैसे कैसे हम लोग फ्रंट एंड में बेचें, ठीक है। तो इतना है। और जो मैंने अभी बताई ना इसकी स्टाइलिंग, ये मैं अपना ऑफलाइन बना लूंगा, है ना, अभी इसके जस्ट बाद, वीडियो रोकने के बाद, है ना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।